हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह किसका तर्क है? तो जो परिस्थिति संरचना है और जो भूमिका संरचना है उसके बीच में संबंध की बात कर रहे हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और ऐसा मानना किसका है ये बताना है। ऑप्शंस में है बेयरस्टेट, ब्रूम व सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहना है जॉनसन का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉनसन सामाजिक जो पद होता है सोसाइटी में किसी व्यक्ति का, उसके दो तत्व बताते हैं। सामाजिक पद के दो तत्वों की बात करते हैं। पहला तत्व बताते हैं अधिकार, जिसको बताते हैं वे स्टेटस। दूसरा बताते हैं बाध्यता, इसको रोल से जोड़ते हैं वो, ठीक है। बाध्यता जिसको रोल शब्द है, भूमिका, ठीक है। इन दो शब्दों की अगर बात की जाए कि सामाजिक पद के दो तत्वों की बात अधिकार और बाध्यता, ठीक है, तो ये जॉनसन ने बताए हैं। और स्टेटस एंड रोल ऐसे भी आए सामाजिक पद के दो तत्व, तो भी जॉनसन का है। और अगर बात की जाए कि जॉनसन क्या कहते हैं कि जो परिस्थिति संरचना है और जो भूमिका संरचना है इसके बीच में सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ये कहना जॉनसन का है। लेकिन लिंटन जॉनसन के इस विचार से, इस बात से सहमत नहीं है। और वो लिंटन का क्या कहना है? लिंटन कहते हैं कि जो परिस्थिति है और जो पद है वो क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्या है? परिस्थिति और जो पद है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कहना लिंटन का था। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार ही सामाजिक नियंत्रण है, ये कहना किसका है? ऑप्शंस में देख लीजिए, ग्रीन है, गिटलर है, फिचर है, कूले है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिचर। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल कंट्रोल की बात आती है तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की है सामाजिक नियंत्रण की? E.A. रॉस ने। कब की है? 1901 में की है। किस बुक में इन्होंने सोशल कंट्रोल की बात की है? तो सोशल कंट्रोल नाम से ही इनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की जो है बात की हुई थी। और क्या कहते हैं नियंत्रण? रॉस का क्या कहना है कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? तो सामाजिक नियंत्रण के बारे में वे कहते हैं कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके द्वारा समाज अपने व्यक्तियों को या समाज अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है, ठीक है। तो समाज में ही ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं जिन शक्तियों के द्वारा समाज अपने व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है, उसको ही सामाजिक नियंत्रण कहा है रॉस ने, ठीक है। अगर यहाँ पर कंट्रोल के टाइप की बात की जाए कि सोशल कंट्रोल के टाइप कितने हैं, तो कई लोगों ने जो टाइप्स के बारे में बात की है उसमें अगर बात की जाए कूले व बर्नॉट की, तो कूले एंड बर्नॉट ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण की बात किसने की है? कूले व बर्नॉट ने। किम्बॉल यंग की बात आती है तो ये भी दो तरह के नियंत्रणों की बात करते हैं, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण किम्बॉल यंग का हो गया। वहीं पर मैनहिम का क्या कहना है? दो तरह के ये भी नियंत्रण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, तो ये याद रखिएगा। सोशल कंट्रोल से रिलेटेड आपको फोल्डर में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब इससे संबंधित कौन है? किन्होंने कहा है? ठीक है, ऑप्शंस में है बोर्डिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेमसन। तो समाज का जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो उपभोग पर निर्भर है
और यह जो उपभोग होता है वह वस्तुओं का नहीं होता है बल्कि संकेतों का उपभोग होता है। तो ऐसा कहना किसका है? बॉडिलार्ड का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को ये कंज्यूमर सोसाइटी बताते हैं। जो उत्तर आधुनिक समाज है, बॉडिलार्ड उसे उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग का समाज बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ऐसा समाज है वहाँ पर जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो उपभोग पर ही निर्भर है, और ये जो कोई उपभोग है वो वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है, व्यक्ति संकेतों का उपभोग करता है। इस वजह से इसे बॉडिलार्ड प्रतीकात्मक विनिमय भी कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक एक्सचेंज भी कहते हैं बॉडिलार्ड। और यहाँ पर जो उत्तर आधुनिक समाज है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, उसको वे संकेत का समाज कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तर आधुनिक समाज को संकेत का समाज किसने कहा, ऐसा पूछा जा सकता है तो बॉडिलार्ड ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। किसका कथन है? ऑप्शंस में है लेपियर, ऑकबर्न व निमकॉफ, लैंडिस, के डेविस या किंग्सले डेविस। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑकबर्न व निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण अभी बताया आप लोगों को कि इसके जनक कौन है, E.A. रॉस है। ठीक है, किस बुक में उन्होंने सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण की बात की है? तो सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल नाम से ही इनकी बुक है। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से इसकी बात की थी। इसके अलावा अगर कूले की बात करी जाए तो कूले की बुक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ठीक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कूले ने भी जो कंट्रोल है सामाजिक नियंत्रण उसकी बात की है। और एक स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है और इसके द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित, इसके मतलब कि जो सामाजिक नियंत्रण है उसके द्वारा ही जो है सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहना किसका है? लैंडिस का कहना है। ठीक है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है और जो सामाजिक नियंत्रण है उसके द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और बनाया रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लैंडिस का कहना है। यहाँ पर ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था और स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। तो ये कहना ऑकबर्न व निमकॉफ का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने आर्थिक कारकों को स्वीकार करते हुए अधिक महत्व न देते हुए धर्म को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक माना? आर्थिक कारक को, ठीक है, अधिक महत्व मतलब कि आर्थिक कारक को स्वीकार किया है पर उसको ज़्यादा महत्व ना देकर धर्म को या धार्मिक कारकों को महत्व दिया है सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, या धार्मिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है। ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेजर हैं, दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? मैक्स वेबर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो इन्होंने अर्थ को, इकोनॉमी को, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक माना था। ठीक है, तो उस वजह से मार्क्स क्या कहलाते हैं? आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं। वेबर की बात की जाए तो वेबर क्या कहलाते हैं? वैचारिक निर्धारणवादी में वेबर का नाम आता है। और अगर वेबलन की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में आते हैं। हंटिंगटन भौगोलिक निर्धारणवादी में आते हैं। भौगोलिक कारकों को सामाजिक परिवर्तन के लिए वे उत्तरदायी मानते हैं हंटिंगटन, तो वे उनका नाम भौगोलिक निर्धारणवादी में वो आ जाएगा। ठीक है, माल्थस जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी में आते हैं। और ऑकबर्न और अगर सोरोकिन की बात की जाए तो ये सांस्कृतिक निर्धारणवादी आते हैं। ठीक है, तो वेबर हो गए वैचारिक निर्धारणवादी, कार्ल मार्क्स हो गए आर्थिक निर्धारणवादी, हंटिंगटन हो गए भौगोलिक निर्धारणवादी, माल्थस का आपको बताया गया है जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी, और वेबलन क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, एंड ऑकबर्न एंड सोरोकिन किस में आ जाएगा? सांस्कृतिक निर्धारणवादी में। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं की संस्कृति को नकारती है वह जानी जाती है प्रतिसंस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं की जो संस्कृति होती है उसको नकारती है, वो क्या कहलाएगी? प्रति संस्कृति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रति संस्कृति, या फिर इसकी जगह विरोधी संस्कृति भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों एक ही है। जैसे कि हिप्पी कल्चर आ जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल्स का जो कल्चर होता है वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रदर्शन के लिए उपभोग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? प्रदर्शन के लिए उपभोग की जो अवधारणा है उसको किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में है गुरनार मेरडॉल, P.A. सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबलन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शन के लिए उपभोग या फिर प्रदर्शनात्मक उपभोग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा पूछा जाए तो वेबलन है। इसमें क्या होता है, जो विलासी वर्ग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से जो उपभोग करता है, एक तरीके से सार्वजनिक जो प्रतिष्ठा है, ठीक है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। और ये जो उपभोग करता है वस्तुओं का, वो कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती, आवश्यकता पर आधारित नहीं होता है कि उसे ज़रूरत है तो वो कर रहा है उस चीज़ का उपभोग, बल्कि क्या करता है, दिखाने के लिए करता है, प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस तरीके स्टेटमेंट देकर पूछते हैं एग्जाम में, तो ये वेबलन का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है? जो परिस्थिति एवं भूमिका है वह संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं टी पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, R.K. मर्टन, M.F. निमकॉफ। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर क्या होगा? R.K. मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेफरेंस ग्रुप की बात की जाती है तो हाइमन ने सबसे पहले 1942 में अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन्होंने की थी। और अगर यहाँ पर मर्टन की बात की जाती है तो मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को समाजशास्त्र में प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट रेफरेंस ग्रुप का, संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? R.K. मर्टन ने। एंड अगर ऐसे पूछा जाता है सबसे पहले किसने किया है, तो हाइमन ने किया है 1942। बुक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। और मर्टन की बात आती है तो मर्टन क्या कहते हैं कि जो संदर्भ समूह होता है वो ऐसा समूह है या ऐसा ग्रुप है जिसका सदस्य व्यक्ति नहीं है, पर उस ग्रुप उस समूह का वो सदस्य बनना चाहता है। और जो संदर्भ समूह है, ठीक है, रेफरेंस ग्रुप है, वो सापेक्षहीनता के कारण बनता है। ठीक है, उसका निर्माण होता है। सापेक्षहीनता क्या होती है या सापेक्ष वंचना क्या होती है? व्यक्ति स्वयं के जो सामने वाला संदर्भ समूह है, ठीक है, उसको क्या समझता है? अच्छा समझता है, और उसका जो खुद का समूह है उसको हीनता की दृष्टि से देखता है। व्यक्ति स्वयं के समूह से ऊंचा दर्जा संदर्भ समूह को मान देता है, उसको अच्छा समझता है, और अपना जिसका दूसरे वाले जो रेफरेंस ग्रुप है उसको अच्छा मानना है, जिसका कि वो मेंबर नहीं है, बनना चाहता है। और जो उसका खुद का ग्रुप है जिसका कि वो मेंबर है, उस ग्रुप के प्रति उसकी हीनता का भाव होता है। ठीक है, और अगर सापेक्ष हीनता या सापेक्ष वंचना का कॉन्सेप्ट की बात आती है कि इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले किसने बात की थी, तो स्टाउफर है। ठीक है, क्या नाम है? स्टाउफर है। उन्होंने कब की थी? 1949 में। ठीक है, द अमेरिकन सोल्जर में उन्होंने इसकी बात की थी। और मर्टन की बात आती है तो जो रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह है, इसके निर्माण के 2 आधारों की बात करते हैं। एक तो है आकांक्षा के आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण, दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता। ठीक है, दूसरा क्या उन्होंने निर्माण के तत्व बताया है, ये आधार बताया है, तो तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता, और सेकंड क्या बताया है? आकांक्षा। तो ये मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार बताए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है। ऑप्शंस में है ऑस्कर लेविस, B.R. चौहान, मैकिम मेरिट, D.N. मजूमदार।
तो यहाँ पर जो रानीखेड़ा गांव है उसका अध्ययन किसने किया हुआ है? ऑस्कर लेविस ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, निर्धनता की संस्कृति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गरीबी की जो उत्पत्ति है उसका कारण वे पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बताते हैं कि जो गरीबी की उत्पत्ति हुई है वह पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से हुई है। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मैक्सिको में कुछ ग्रुप थे, वहाँ पर समूह थे जिनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने दिया था। और ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसे वहाँ पर समूह उन्होंने देखे जिनके लिए कोई जो गरीबी है उन समूहों के लिए गरीबी कोई समस्या है ही नहीं, वे उसी में जीना पसंद करते हैं, वही वैसे ही जीना चाहते हैं और वही उनकी संस्कृति बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये जो बुक है इसके बताने हैं लेखक कौन है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये रेडक्लिफ ब्राउन की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्राउन का क्या कहना था कि जो सामाजिक संरचना है वो क्या है, मूर्त है, उसे देखा जा सकता है और इसका जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण तत्व कौन है, वे व्यक्ति को बताते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और संरचना इनके लिए दो तरह की संरचना के प्रकार बताते हैं, एक वास्तविक सामाजिक संरचना और दूसरा समान सामाजिक संरचना। तो समान सामाजिक संरचना और वास्तविक संरचना की बात जो किसने की है, रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। ब्राउन के लिए संरचना क्या है, मूर्त है, इसे देखा जा सकता है। और सामाजिक संरचना के निर्माण के जो तत्व है, निर्माण का जो तत्व बताया है वो उन्होंने व्यक्ति को ही बताया है। और ब्राउन किससे प्रभावित थे, दुर्खीम से प्रभावित थे। और इनका एक और कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, मैचिंग में ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसमें वे क्या बता रहे हैं, संरचना का निर्माण चूंकि व्यक्ति ही है तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो संरचना के सभी अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो एक होकर के उस संरचना को बनाए रखने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जिस भी तरीके का प्रयास करते हैं, वही उनकी फंक्शनल यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और वर्ग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण हैं प्राथमिक समूह के, द्वितीयक समूह के, अर्ध समूह के या फिर समिति के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर हैं अर्ध समूह या आभासी समूह की इन्होंने बात की थी। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें किसी संगठन या उस समूह की कोई संरचना भी नहीं होती है, संगठन भी नहीं होता है। और ये जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ये अपने ग्रुप के बारे में या तो बहुत कम जानते हैं या फिर बिल्कुल ही अनजान होते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने बात की कि क्या की थी कि सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग को या परिस्थिति समूह को, एज को, जेंडर ग्रुप को, इन सभी में वे रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए कि कोई स्थान है, कोई जगह है या किसी समय विशेष पर लोगों का संग्रह, लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है, और न केवल लोगों को वहाँ पर इकट्ठा होना बल्कि उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं पाया जाता है, मतलब कि एक दूसरे को वे जानते नहीं हैं। ठीक है, केवल इकट्ठा है, लोगों का इकट्ठा होना है किसी एक समय विशेष पर या किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर। जैसे कि बस स्टैंड पर जो लोग बस का वेट करते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं तो याद रखिएगा जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर है जिन्होंने अर्ध समूह या आभासी समूह की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। जो नव प्रकारवाद है वो क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। ऑप्शंस में है जे अलेक्जेंडर, पी जिन्सबर्ग, बोर्दियो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर नव प्रकारवादी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन देख लीजिए, हेबरमास, हॉर्वे, अल्थ्यूजर या फिर उपर्युक्त सभी।
तो ये कहना अल्थ्यूज़र का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्थ्यूज़र क्या थे? मार्क्स के आलोचक थे, ठीक है, और मार्क्स की इन्होंने एक बात से सहमत भी नहीं थे। मार्क्स ने जैसा कि कहा था कि जो अधोसंरचना है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह जिसमें कि ये उत्पादन की पद्धति, उत्पादन की शक्ति की बात करते हैं मार्क्स, तो मार्क्स कहते हैं कि जो अधोसंरचना है वो अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक है, यानी कि अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। तो मार्क्स का कहना है कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वे जो अल्थ्यूज़र है वो इनकी इस बात से असहमत है और आलोचना करते हैं कि जो अधोसंरचना है और जो अधिसंरचना है ये एक जटिल घटना है, जटिल प्रक्रिया है, और यह निर्धारित करना मुश्किल है कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह उत्पादन संबंध को निर्धारित करती है या फिर उत्पादन के जो संबंध हैं वो उत्पादन की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर ये कहना जटिल है, कठिन है, मुश्किल है। तो इन्होंने मार्क्स के विरुद्ध ये बात कही थी। और इनकी अगर बुक की बात की जाती है अल्थ्यूज़र की, तो इनकी बुक का नाम क्या है? रीडिंग कैपिटल, ठीक है, रीडिंग कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है? जो संस्था है वो क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। ऑप्शंस में है समनर, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, चार्ल्स कूले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वे लोग जो निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हों, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति या क्या कहलाएगी? सापेक्ष वंचना, सामाजिक असमानता, सामाजिक गतिशीलता या फिर गुटबंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे लोग हैं जो निर्धनता के न्यूनतम सबसे नीचे स्तर से है उससे ऊंचे उठ चुके हैं, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाए, तो ये क्या कहलाएगा? सापेक्ष वंचना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले अभी बताया गया है आपको, सापेक्षहीनता या सापेक्ष वंचना का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले स्टॉफर ने दिया था, ठीक है, द अमेरिकन सोल्जर में 1949 में, और इसका विस्तृत तरीके से बात जो की है वह रॉबर्ट के मर्टन ने की है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सापेक्ष वंचना एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो गया है, या फिर ऑप्शन बी अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ गया है। ऑप्शन सी कह रहा है कि किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है, या फिर ऑप्शन डी भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में वंचित महसूस करता है। तो यहाँ पर क्या सही रहेगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन सी, किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शंस देखिए, सड़क, प्रतीक, आवास, व्यक्ति। तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं भूमिका, प्रस्थिति, प्रतिष्ठा या फिर शक्ति। तो ये क्या कहलाएगा? सामाजिक पद विशेष से जुड़े कुछ विशिष्ट कर्तव्य या अधिकार से जुड़ा हुआ जो संगठित व्यवहार है, व्यवहारों का जो विन्यास है उसको पूछा गया है, ठीक है। किसी पद विशेष से जुड़े हुए विशिष्ट कर्तव्य या अधिकारों की बात करी जा रही है, जिसे व्यक्ति करता है, पूरा करता है, तो वो भूमिका कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका प्रस्थिति का क्या है? गतिशील पहलू है,
ठीक है। परिस्थितियाँ क्या होती है, धारण की जाती है, और भूमिकाओं को क्या किया जाता है, निर्वाह किया जाता है उनको। और इलियट मेरिल का जैसा कि कहना था कि भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति अपने स्टेटस के अनुरूप निभाता है। ये कहना किसका है, इलियट एंड मेरिल का कहना है। और ब्रूमसेल्ज ने क्या कहते हैं कि एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित, ठीक है, एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहारों के प्रतिमान शब्द यूज़ किया है, उसको वे भूमिका कह रहे हैं। और किम्बॉलियन क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है या फिर करवाता है उसे हम भूमिका कहते हैं। व्यक्ति, इनका सबसे अलग कहना है कि व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उसे इन्होंने भूमिका कहा है, किम्बॉलियन ने, इनका सबसे अलग कहना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, भूमिका विकलांगता की जो अवधारणा है वो किसने दी है, रॉबर्ट केन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. किर्क। तो यहाँ पर भूमिका विकलांगता का जो कॉन्सेप्ट है एच.डी. किर्क का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया है। ऑप्शंस में है मेलानोव्स्की, पार्सन्स, आर.बी. पार्क, लिंटन। तो परिस्थिति एवं भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से बात किसने की हुई है, लिंटन ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्री, सर्वप्रथम सबसे पहले समाजशास्त्रीय वर्णन लिंटन ने किया था द स्टडी ऑफ मैन बुक में। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन बुक में किया था। और ये क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को जो एक समय विशेष में स्थान प्राप्त होता है, एक समय विशेष में जो स्थान मिलता है उसको वे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं, लिंटन। और जो परिस्थिति और जो भूमिका है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। और लिंटन दो तरह के स्टेटस की बात करते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थिति है वो व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाती है, और जो अर्जित परिस्थिति होती है उसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन पर निम्न में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, एंड्रॉयड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें यूज़ होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, या फिर निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के द्वारा होता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफटीपी इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, एफटीपी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, डीजल, बायोगैस, कोयला, पेट्रोल। तो यहाँ पर बायोगैस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल गैस है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और अगर पहला, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला अधिवेशन की बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय है वहाँ पर हुआ था। और इसकी जो इस अधिवेशन की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष या अध्यक्षता किसने की थी, तो W.C. बनर्जी हैं, उन्होंने की थी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और उसके जो, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो महासचिव थे वो कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम थे, ये पहले महासचिव थे इसके। और इन्होंने ही इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे,
तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पूछा गया है, कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 23 नवंबर 1946 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता की थी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी ने, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शंस में है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 110C। ठीक है, 110C में वर्णन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत ये बात की गई है? 124(2) का में। ठीक है, याद रखिएगा 124(2) का में है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीटी में, ठीक है, आईसीटी में सी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर, केबल, संचार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म है। इसमें सी का पूछा गया था, सी का क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।